हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं सीटेट के लिए हम हिस्ट्री के चैप्टर्स कर रहे हैं। ये है 8th क्लास की हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4, आदिवासी दीको और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इससे पहले मैं 6th 7th की हिस्ट्री के वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और साथ के साथ ज्योग्राफी के भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और चैप्टर के साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर रही हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता रहे और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी पता रहे। लेकिन हमें चैप्टर भी करना है, क्योंकि हम चैप्टर अच्छे से समझेंगे तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। आपको ये भी पता है कि हमें मतलब जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल घुमा के पूछा जाता है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा के पूछा जाता है, इसलिए हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके चलना है, अच्छे से समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो है चैप्टर है आदिवासी दीको और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसमें हम आदिवासियों के बारे में पढ़ेंगे कि आदिवासी का कल्चर किस तरीके से था, वो किस किस तरीके के काम करते थे, दीकू किसे कहा जाता था। दीकू इंपॉर्टेंट है, दीकू किसे कहा जाता था, दीकू बाहरी लोगों को कहा जाता था। ठीक है, जो आदिवासी समुदाय से बाहर के लोग होते थे, चाहे वो यूरोपियन हो चाहे वो इंडियन ही हो, लेकिन आदिवासी समुदाय से बाहर के लोग जो होते थे उन्हें दीकू कहा जाता था। और एक स्वर्ण युग की कल्पना, यानी कि जो आदिवासी हैं, स्वर्ण युग किसे बोल रहे हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले जो उनकी जो संस्कृति थी उसे वो स्वर्ण युग बोलते थे, क्योंकि वो अपनी उनकी अलग संस्कृति थी, उसमें कोई भेदभाव, कोई जातिगत भेदभाव नहीं था। जंगल में रहते सब वो जंगल की संपत्ति को अपनी साझी संपत्ति यानी कि सबकी संपत्ति मानते थे और प्रकृति की पूजा करते थे, तो इसे वो स्वर्ण युग कहते थे। ठीक है, उनके जीने का तरीका बिल्कुल अलग था, तो वो उस स्वर्ण युग की कल्पना कर रहे थे कि हमें फिर से वही उसी तरीके से जीने के लिए दिया जाए, वही स्वर्ण युग हमें फिर से मिल जाए। तो इसमें हम इसी सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि आदिवासियों ने किस तरीके से आंदोलन किया, क्यों किया, आदिवासियों का जीवन किस तरीके से था। तो इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जिससे क्वेश्चन आते हैं, हम वही सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वो सारी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी डेयरी को कई गुना बढ़ा सकता है। ठीक है, इसमें बिरसा बिरसा मुंडा, जो मुंडा समुदाय के थे, आदिवासी मुंडा समुदाय का था बिरसा। अलग अलग समुदाय होते हैं आदिवासियों में, तो मुंडा समुदाय का था बिरसा, जिसका पूरा नाम है बिरसा मुंडा। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है बेटा कि बिरसा मुंडा बिरसा किस समुदाय के थे, तो मुंडा समुदाय के थे। वो कहाँ के थे, झारखंड में छोटा नागपुर, झारखंड के छोटा नागपुर के थे, वो झारखंड के थे बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा के लिए लोगों की क्या मतलब लोग क्या सोचते थे, उनके लिए लोगों की क्या धारणाएं थी बिरसा मुंडा के लिए, तो क्या थी कि वो उनके पास एक चमत्कारी शक्तियां हैं, वो सारी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी डेयरी को कई गुना बढ़ा सकता है। तो ये पॉइंट मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, जब भी चैप्टर्स के वीडियो में डाल रही हूँ तो हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप पॉइंट नोट करते जाए, साथ के साथ आप पॉइंट नोट करेंगे। वीडियो एक बार सुनिए, दूसरे बार सुनिए और दूसरे बार में आप पॉइंट नोट करिए। साथ के साथ अगर आप पॉइंट नोट करते जाएंगे, अपने नोट्स तैयार करते जाएंगे, तो आपके लिए बहुत इजी होगा, सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, आगे के कंपटीशन के लिए भी। सीटेट क्लियर होने के बाद आप डीएसएसबी की तैयारी करेंगे, साथ के साथ आप किसी और कंपटीशन के लिए भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि जो एनसीईआरटी है, बेसिक हमारा एनसीईआरटी से ही क्लियर होता है। कहीं भी कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, तो एनसीईआरटी का बेसिक जो 6 to 8th बेसिक ही कहा जाता है, तो हमारा बेस क्लियर करने के लिए हमें 6 to 8 तो पढ़ना ही पढ़ना है। 6 to 10th भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाते जाएं। जैसे जैसे मैं वीडियो डाल रही हूँ, प्लीज मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि आप नोट्स बनाते जाएं। इससे आपके लिए बेनिफिट होगा कि जो हाथ से बना हुआ नोट्स है, हम जो खुद लिखते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहता है, तो वो नोट्स आप जरूर बनाते जाएं। ठीक है, जो जो पॉइंट मैं आपको बताती हूँ वो पॉइंट्स आप लिखते जाए अच्छे से समझ के। तो इसमें बिरसा मुंडा के बारे में 4-5 पॉइंट्स है कि बिरसा का कौन से समुदाय का था, मुंडा समुदाय का था, कहाँ का रहने वाला था, झारखंड के छोटा नागपुर का। उसके बारे में लोगों की क्या धारणाएं थी, लोगों की धारणाएं थी कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वो सारी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी डेयरी को कई गुना बढ़ा सकता है। यानी कि लोगों की ये धारणाएं थी कि उसके पास देवीय शक्तियां हैं, देवता की शक्तियां हैं उसके पास। अब यहाँ एक पॉइंट आता है दीकुओं।
बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दीकुओं जिसे बाहरी लोग कहते हैं कि गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिरसा ने क्या ऐलान किया था, या ये ऐलान किसने किया था कि मुझे भगवान ने भेजा है कि लोगों की रक्षा करने के लिए, दीकुओं से आजाद कराने के लिए। तो बिरसा मुंडा ने अपने बारे में ये ऐलान किया था। अब दीकू कौन है? दीकू जो आदिवासी समुदाय के बाहर के लोग थे, आदिवासी समुदाय से जो बाहर के लोग थे वो सारे सभी को वो लोग दीकू कहते थे। ठीक है, वो यूरोपियन हो सकते हैं, अंग्रेज हो सकते हैं, हिंदुस्तानी जो जमींदार हैं वो हो सकते हैं, जिनसे कि आदिवासियों को खतरा था कि उनकी संस्कृति को कुछ भी नुकसान पहुंच सकता है, उसे वो दीकू कहते थे। ठीक है, अब चलिए आगे हम देखते हैं कि आदिवासियों का जीवन किस तरीके से, जनजाति समूह किस तरह से जीते थे, आदिवासी या जनजातीय, इनका जीवन किस तरीके से था, ये किस तरह से जीवन जीते थे। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि कुछ झूम कृषि करते थे। कुछ जो आदिवासी है वो क्या करते थे? झूम कृषि करते थे। यानी कि झूम कृषि के कई नाम है, कर्तन एवं दहन कृषि, झूम कृषि, घुमंतु कृषि। ठीक है, इसके कई नाम पढ़ेंगे आप आगे। कर्तन एवं दहन कृषि, घुमंतु कृषि, झूम कृषि। तो कुछ लोग क्या करते थे? झूम कृषि करते थे आदिवासी लोग। झूम कृषि का दूसरा नाम कर्तन एवं दहन कृषि है, घुमंतु कृषि है। कर्तन एवं दहन कृषि से क्लियर हो जाएगा कि झूम कृषि किस तरीके से किया जाता है। कर्तन का मतलब होता है काटना। तो झूम कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि में क्या होता था कि पेड़ पौधों को, जो उसकी डालियां होती थी, छोटी छोटी डालियां जो निकली हुई थी, उसे काट दिया जाता था। ठीक है, और दहन का मतलब होता है जलाना, और फिर उसे जलाकर उसकी राख को मिट्टी में मिलाते थे, जिससे क्या होता था? मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाती थी राख मिलाने से। और फिर वहां पे वो कृषि करते थे, मतलब उस मिट्टी पे वो कृषि करते थे, और एक बार फसल तैयार होने के बाद, फसल काटने के बाद, फिर वो अपनी जगह बदल लेते थे। यानी कि उस जमीन को परती छोड़कर फिर वो दूसरे जगह चले जाते थे। तो इसीलिए इसे बोला गया है घुमंतु कृषि, कि ये घूम घूम कर कृषि की जाती थी। कर्तन एवं दहन इसीलिए बोला गया है कि ये पहले काटना फिर जलाना। तो कर्तन एवं दहन कृषि, झूम कृषि भी इसे बोला गया है। तो हमें तीनों नाम याद रखना है। कर्तन एवं दहन से आपको क्लियर होगा कि ये कृषि किस तरीके से किया जाता है। तो ये जो आदिवासी लोग हैं ये इस तरह की कृषि करते थे। कुछ आदिवासी लोग जिसे अंग्रेज सही नहीं मानते थे। सही किस लिए नहीं मानते थे? कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि अंग्रेज भारत आए किस लिए थे? लाभ कमाने के लिए, कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, ज्यादा से ज्यादा उन्हें यहाँ से बेनिफिट हो, यहाँ से ज्यादा उन्हें पैसे मिल सके। अपने लाभ के लिए वो यहाँ पे आए हुए थे भारत। तो उसमें क्या हुआ था कि उन्हें क्या लगता था कि आदिवासियों से कुछ फायदा उन्हें नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक, उनके बारे में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था आदिवासियों के बारे में उनके पास। वो जहाँ कृषि करते थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो फिर वो उससे लगान कैसे लेते? तो इसलिए वो क्या चाहते थे कि आदिवासी एक जगह बस के रहें, वहां पे कृषि करें, और फिर उनसे उनको फायदा मिले, वो लगान ले सके। लेकिन झूम कृषि करने वाले आदिवासियों से उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता था, इसलिए वो झूम कृषि पर भी बाद में अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी कि झूम कृषि अवैध है, ये गैर कानूनी है, इस तरह की कृषि हमें नहीं करने देना है। ठीक है, इस तरह से कृषि करना आदिवासियों पर रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण क्या हुआ? आदिवासी भी उसके अंग्रेजों के खिलाफ नाराज हो गए थे। अब देखिए परती, परती भी मैंने बोला था, परती का मतलब क्या होता है कि जब कुछ समय के लिए जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है, उस पर अनाज नहीं उगाया जाता है, तो उसे परती कहते हैं। और वो खाली क्यों छोड़ा जाता था? ताकि वो मिट्टी दोबारा से उपजाऊ हो जाए। साल एक तरह का पेड़ है। महुआ क्या है? एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए पहला तो है कि कुछ झूम कृषि करते थे, दूसरा है कुछ शाकाहारी, सॉरी शिकारी और संग्राहक थे। शिकारी और संग्राहक याद करिए, आप 6 क्लास की हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। शिकारी और संग्राहक का मतलब क्या होता है? शिकारी का मतलब क्या होता है कि जंगलों से जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। या फिर संग्राहक क्या होता है कि जो सामान इकट्ठा करना, वो जंगलों से ही सामान इकट्ठा करते हैं, उसे संग्राहक कहते हैं। ठीक है, संग्राहक में बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे कि पेड़ पत्ते, जिससे पत्तल बनता था पहले, पत्ते हो गए, फूल फल, बहुत सारी चीजें वो इकट्ठा करते थे, लकड़ी इकट्ठा करते थे। और उसके बदले में वो अनाज कहाँ से लाते थे? क्योंकि सिर्फ फल और पत्ते खा के तो कोई जीवित नहीं रह सकता। वो जो शिकारी और संग्राहक थे वो अनाज कहाँ से लाते थे? जो जंगलों से वो सामान इकट्ठा करते थे, वो गांव में ले जाकर उसके बदले में गांव वालों से वो अनाज लेते थे।
तो इस तरह से इनका जीवन यापन चलता था। लेकिन अब अंग्रेज इसे भी गलत मानते थे, क्योंकि वो उन्हें क्या लगता था कि ये शिकारी और संग्राहक जो है जंगलों में घूम घूम कर जंगलों का विनाश कर रहे हैं, जंगलों का नुकसान कर रहे हैं, इनसे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। अंग्रेज जो भारत आए थे सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए आए थे, उन्हें क्या लगता था इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ये इन चीजों पर भी हमें रोक लगाना चाहिए। ये भी यहाँ से जंगलों का विनाश कर रहे हैं, लकड़ियों को काट रहे हैं, पत्ते तोड़ रहे हैं, फल फूल तोड़ रहे हैं, तो इनका ये विनाश कर रहे हैं, तो इन पर भी हमें रोक लगाना चाहिए। ठीक है, देखिए ये क्या है कि जब वहां के स्थानीय लोगों को कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी, तो खोड़ समुदाय के लोगों से कहते थे, खोड़ समुदाय यानी कि आदिवासियों का समुदाय था, उससे वो कुसुम और पलाश के फूल लेते थे। अब यहाँ पे देखो ये जो मैप है, इस मैप से क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कहाँ पे कौन से समुदाय के लोग रहते थे, आदिवासी समुदाय के लोग भारत के कौन से एरिया में कौन से आदिवासी समुदाय के लोग रहते थे। तो इसे एक बार आप जरूर देख लें, इस मैप को एक बार आप जरूर देख लें, इसे अच्छे से समझ लें। मैप याद करने का तरीका शायद मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। आप मैप ड्रॉ कर लें, या फिर जो अनफिल्ड मैप होता है मार्केट से वो ले आइए, और जो भी है 1 से 2 बार इसे अगर आप पेंसिल से फिल करके उसे रब करेंगे, फिर दोबारा पेंसिल से फिल करेंगे, तो ये चीजें आपको याद हो जाएगी। तो खुद से लिख के हमें करना है, रटना नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर हम लिख के करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में गद्दी और गुज्जर, गद्दी और गुज्जर है ना, तो अगर हम जम्मू कश्मीर में वहां पे लिखेंगे जम्मू कश्मीर, नीचे गद्दी और गुज्जर, तो वो चीजें हमारे दिमाग में मतलब कि बिल्कुल फिट हो जाती है कि हमने वहां पे लिखा था जम्मू कश्मीर के साथ गद्दी और गुज्जर ऊपर के साइड था, तो वो चीजें बिल्कुल फिट हो जाती है। और अगर वो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गद्दी और गुज्जर कौन से जो आदिवासी समुदाय हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हम आराम से लिख सकते हैं जम्मू और कश्मीर में। तो इसी तरह मैप आप, ये पूरा मैप आप जरूर 1 बार 2 बार फिल करिए, लेके खुद से ड्रॉ करके जैसे भी कर सकते हैं फिल करिए, तो ये चीजें आपको याद हो जाएगी। और ये जरूरी भी है, क्योंकि सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, नेक्स्ट कॉम्पिटिशन के एग्जाम जो भी देंगे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी ये जरूरी है। ठीक है, अब देखिए मध्य भारत में बैगा पाए जाते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि बैगा कहाँ पाए जाते थे, मध्य भारत में पाए जाते थे। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि खुद को जंगल की संतान मानने वाले वैसे कौन से आदिवासी समुदाय था जो खुद को जंगल की संतान मानते थे और मजदूरी करना अपने लिए अपमान की बात समझते थे। तो कौन से थे वो, बैगा थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे और मजदूरी करना वो क्या करते थे, अपमान की बात समझते थे। क्यों मजदूरी नहीं करना है उन्हें, वो जंगलों से ही जो कुछ मिल रहा है उससे वो अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, चलिए अब है क्या, कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे जो आदिवासी हैं वो क्या करते थे, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, कुछ कृषि करते थे जिसे झूम कृषि करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। अब आ गया है कुछ जानवरों को पालते थे। ठीक है, तो कुछ क्या करते थे, जानवर पालते थे, और वो जानवर मवेशी पालते थे, और मवेशियों के कारण वो स्थान परिवर्तन करते थे। मान लो जो पहाड़ों पे पाए जाने वाले आदिवासी हैं, वहां पे जो मवेशी वो पाल रहे थे वो सर्दी और गर्मी के मौसम के हिसाब से स्थान परिवर्तन करते थे। या ज्यादा ठंड हो गई तो पहाड़ों पे बर्फ जम जाता था। जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो गद्दी और गुज्जर है, वहां पे बर्फ जम जाता था, तो वो अपने मवेशियों को लेकर नीचे की तराई स्थलों में आ जाते थे, और फिर ठंड कम होने के बाद वो ऊपर चले जाते थे। तो इस तरह वो अपने मवेशियों के कारण स्थान परिवर्तन करते थे, मवेशियों के भोजन के कारण। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो चरवाहे समुदाय के आदिवासी थे वो अपना जगह परिवर्तन क्यों करते थे, तो मवेशियों के भोजन और पानी के कारण, चारे और पानी के कारण वो जगह परिवर्तन करते थे। ठीक है, और वो झुंड में, देखिए भैंस के झुंड पालते थे, भैंस मतलब गाय और भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गरेड़िए थे, और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। ठीक है, तो ये सारे क्या थे कि स्थान परिवर्तन क्यों करते थे, ये भी आपको याद रखना है कि कुल्लू के जो गद्दी समुदाय के लोग थे वो गरेड़िए थे, भेड़ पालते थे, और कश्मीर के जो बकरवाल थे वो क्या करते थे, बकरियां पालते थे। मतलब कुल्लू में गद्दी समुदाय के लोग रहते थे और कश्मीर में बकरवाल समुदाय के लोग रहते थे। क्लियर है, अब चलिए आगे देखते हैं। कुछ लोग एक जगह कृषि करते थे। कुछ लोग क्या थे, अभी तक तो हमने देख लिखा है कि सारे लोग क्या है, इधर उधर घूमते थे, घुमंतु ही थे। लेकिन कुछ लोग क्या थे जो एक जगह बसकर कृषि करते थे। ठीक है, तो जो एक जगह बस के कृषि करते थे उसे अंग्रेज क्या कहते थे, ज्यादा सभ्य मानते थे। वैसे लोगों से जो इधर से उधर भटकते रहते थे उनसे ज्यादा सभ्य मानते थे, क्योंकि उससे उन्हें फायदा हो रहा था। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह
शिकारी संग्राहक या घुमंती खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अब अंग्रेज क्या है कि जो एक जगह बस की कृषि करते थे वो कौन थे? गोंड और संथाल। क्लियर दिया गया है यहाँ। एक जगह बस की कृषि करने वाले लोग कौन थे? गोंड और संथाल लोग थे। इसे क्या करते थे? इसे क्या चाहते थे अंग्रेज कि ये जो बाकी आदिवासी समुदाय के लोग जो शिकारी थे, संग्राहक थे या घुमंतू कृषि करते थे, उससे ज्यादा सभ्य मानते थे ये, और उन लोगों को क्या कहते थे कि ये तो असभ्य लोग हैं, ये एक जगह टिक के नहीं रखते, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। और जंगलों में रहने वाले को क्या बोलते थे? जंगली और बर्बर। बर्बर मतलब खतरनाक। जंगली और बर्बर मानते थे वो जंगली में रहने वाले लोगों को। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ प्लीज आप नोट करते जाएं। देखिए बेबड़ क्या है? मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि बेबड़ क्या है। बेबड़ होता है मध्य प्रदेश में घुमंतू कृषि खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। हर जगह झूम कृषि मैंने बताया, घुमंतू कृषि, तो यह आ सकता है कि बेबड़ क्या है, या मध्य प्रदेश में घुमंतू कृषि को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बेबड़ के नाम से। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद कर लेना है। ठीक है। अब आदिवासी मुखियाओं के क्या हुआ? तो मुखियाओं का क्या हुआ था कि उनकी जो प्रभुत्व है वो अंग्रेजों के आने के बाद कम होता चला गया। जब आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने अपने प्रभुत्व में ले लिया तो मुखियाओं का प्रभुत्व भी कम होने लगा था। देखिए क्या, अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी के लिए नियमित स्रोत चाहते थे। मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ कि वो अपने शासन के लिए नियमित स्रोत चाहते थे, और इसके लिए वो क्या कहते थे? फलस्वरूप वो जमीन के बारे में बहुत सारे नियम बना चुके थे। तो पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं अस्थाई बंदोबस्त, बहुत सारे बंदोबस्त कर चुके थे जमीन के बारे में। अस्थाई बंदोबस्त में क्या था कि जो जमीन है उस पर एक फिक्स अमाउंट कर दिया गया था कि इस पे इतना लगाना आपको देना है, चाहे उस जमीन पे फसल हो, पूरी फसल बर्बाद हो गई हो या बहुत अच्छी फसल हुई हो किसी साल, लेकिन आपको एक फिक्स अमाउंट देना ही है। ठीक है। तो अंग्रेज वही चाहते थे कि उनको मतलब कि आमदनी का नियमित स्रोत होना चाहिए, और आदिवासियों से उन्हें नियमित स्रोत, आमदनी का स्रोत नहीं दिख रहा था, इसलिए वो उन पर कंट्रोल करना चाहते थे और उन्हें एक जगह बसाकर रखना चाहते थे। ठीक है। अब है वन कानून और उनके प्रभाव, और यही सब कारण है कि अंग्रेजों ने वन कानून बना दिए। अंग्रेज ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दी थी। अब क्या हुआ? अंग्रेज धीरे धीरे सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और वनों को क्या करते हैं? जंगलों को वो राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया कि जंगल तो राज्य की संपत्ति है, किसी मनुष्य की संपत्ति ये नहीं है, यहाँ की जनता की संपत्ति नहीं है। कुछ कुछ जंगलों को उन्होंने आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। याद रखिएगा, कुछ जंगलों को वो आरक्षित वन घोषित कर चुके थे, और उन्हीं आरक्षित वनों में स्लीपर, स्लीपर यहाँ पे देखिए स्लीपर क्या है? लकड़ी की क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी। रेल की पटरियों के लिए तख्ते यूज होते थे लकड़ी के, बहुत ही मजबूत लकड़ी होता था उसका। स्लीपर की लकड़ियां होती थी तो वो लकड़ी के मजबूत तख्ते होते थे जिसे हम स्लीपर कहते हैं, जिस पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी। तो आरक्षित वनों में क्या होता है? वो स्लीपर के लिए लकड़ियां, अब मतलब वैसे पौधे लगाने लगे, वैसे पेड़ लगाने लगे, बिल्कुल कतार में पेड़ लगाने लगे, और उसमें क्या होता था? वो स्लीपर के लिए लकड़ियों के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए वो ऐसे पेड़ लगाने लगे थे आरक्षित वनों में। ठीक है। जैसे जैसे अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने समस्या आने लगी थी। समस्या क्या थी कि जो स्लीपर्स के लिए जो लकड़ियां काटने ले जाने के लिए जो लेबर चाहिए था, वो लेबर उन्हें नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो आदिवासियों से तो मजदूरी करवा रहे थे, कि आदिवासियों से ही वो काम करवा रहे थे कि लकड़ियां काटना और उसे ले जाना। ठीक है। तो वो लेबर उसे नहीं मिल रहा था, इसके लिए उसने क्या किया? वन गांव बसा दिए उसने। यानी कि कुछ आदिवासियों को उसने ये छूट दे दी कि वो जंगलों के पास, जंगलों में एक किनारे में अपना गांव बसा सकते हैं, वो रह सकते हैं, लेकिन उस रहने के बदले, उस गांव के बदले उन्हें क्या करना होगा? उन्हें अंग्रेजों के लिए मजदूरी करनी होगी, वो स्लीपर्स की लकड़ियां काटनी होगी और उठा के फिर उन्हें लाद कर बाहर लाना होगा। और ये स्लीपर्स की जो लकड़ियां होती थी, ये अंग्रेज सिर्फ भारत के लिए यूज नहीं करते, ये इसे यूरोप भी बेचते थे। तो जो भी इसमें पॉइंट है बेटा ये बिल्कुल नोट करते रहना। वन गांव क्या था? स्लीपर्स क्या थे? स्लीपर्स क्या होता है? आरक्षित वन क्यों घोषित किया गया? आरक्षित वनों में क्या था कि आरक्षित वनों में कोई भी बिना परमिट के नहीं जा सकता था। ठीक है। घुमंतू कृषि और फल इकट्ठा करना, मतलब कि जो संग्राहक थे, शिकारी थे, इस सब पर रोक लगा दी गई थी आरक्षित वनों में। ओके।
अब देखिए ये आपको याद करना होगा कि 1906 में 100 ग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी का उदाहरण कि वन सत्याग्रह कहाँ पे कब हुआ था, 1906 में कहाँ पे हुआ था, 1930 में कहाँ पे हुआ था, ये थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आगे यही है जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में है कि 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्दी विद्रोह हुआ। क्लियर है, याद कर लीजिए। 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने बगावत कर दी, संथालों ने 1855 में बगावत की थी। 1910 में बस्तर में विद्रोह हुआ था और 1940 में महाराष्ट्र में वर्दी में विद्रोह हुआ था। ये सारे आदिवासियों ने जंगल के जो कानून बनाए गए थे, वन कानून के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ये आपको सीरियल नंबर से डेट लिख लेना है और याद करना है कि कहाँ पे क्या विद्रोह कब हुआ था, ये आपको याद करना होगा, क्योंकि डेट हमें थोड़ा सा रटना पड़ता है, तो ये आपको याद करना होगा। ठीक है, अब है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में मैं ऊपर आपको बहुत क्लियर बता चुकी हूँ कि बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे, मुंडा समुदाय के थे, झारखंड के छोटा नागपुर के रहने वाले थे। इसके लिए लोगों की धारणाएं क्या थी कि इनमें दैवीय शक्तियां हैं और ये बीमारियां दूर कर सकते हैं, अनाज के छोटे से गट्टर को बहुत बड़ा बना सकते हैं। और बिरसा मुंडा एक बार लोगों को जो कहता था, लोग वो मानने के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि उससे वो दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण मान रहे थे। ठीक है, 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वो अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। बिरसा मुंडा जो बाहरी लोग थे, जिसे हम दीकू, ऊपर दीकू पढ़ चुके हैं, हमसे दीकू बोला गया था, उसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि अपनी संस्कृति को जीवित रखा जा सके, जिसे स्वर्ण युग बोला गया था, यानी कि पुराना जो स्वर्ण युग था उसे लाने के लिए वो बिरसा मुंडा के साथ थे सारे आदिवासी, क्योंकि अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, और उन्होंने ये संकल्प लिया था, अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया था बिरसा मुंडा ने। देखिए ये अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। अब याद रखिएगा कि बिरसा आंदोलन जो था, बिरसा ने जो आंदोलन किया था उसी को बिरसा आंदोलन बोला गया। बिरसा आंदोलन क्या चाहता था, बिरसा आंदोलन क्या था, तो बिरसा आंदोलन में क्या था, यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। ये बिल्कुल क्लियर आपको याद रखना है। ओके, और लास्ट में बिरसा मुंडा की हैजे से मृत्यु हो गई थी, उसके बाद आंदोलन ठंडा पड़ गया था। तो ये चैप्टर हो गया है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही डालूंगी, तो सारे चैप्टर करा के फिर हम जो मैराथन क्लास होती है वो कराएंगे। मैराथन क्लास में हम साथ के साथ रिवीजन कराते जाएंगे। मैराथन क्लास हमारा रिवीजन क्लास चलेगा उसमें, क्योंकि चैप्टर्स तो मैं सारे करा चुकी हूँ। प्लीज सारे चैप्टर आप सीरियल नंबर से जरूर देख लें, सारे चैप्टर आप देखें, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी साथ के साथ देखते जाएं, तभी आप मतलब कि अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स आप जरूर बनाएं, मैं हमेशा बोलती हूँ नोट्स आप जरूर बनाएं। नोट्स सिर्फ अभी सीटेट के एग्जाम के लिए नहीं, आगे कॉम्पिटिशन के एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स आप किसी और का बना बनाया यूज ना करें, बल्कि खुद बनाएं, खुद के हाथ से लिखा हुआ नोट्स ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो प्लीज आप कमेंट में जरूर हमें बताएं कि ये चीज समझ में नहीं आया, ताकि मैं उसे दोबारा से आपको समझा पाऊं। और जिन्होंने अभी तक प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। ओके बच्चों, बाय बाय।